हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे साउंड इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? साउंड के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ वेव्स देखे थे, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। और हमने ये भी देखा था कि साउंड किस तरह की वेव्स है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल नेचर में है और ये मैकेनिकल वेव्स है, मतलब इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और हमने साउंड प्रोडक्शन देखा था, साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है वो देखा था, और साउंड वेव्स कैसे प्रोपेगेशन, साउंड मतलब साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है वो भी देखा। अभी हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। साउंड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखो, ग्राफ में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होते हैं, ये तो आप सबको पता है। देखो, इसके वाई एक्सिस पर, यहाँ पे वाई एक्सिस होती है, उसके वाई एक्सिस पर है प्रेशर और एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस। और एक बात आपको समझ गई होगी कि डिस्टेंस, प्रेशर है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ग्राफ में जो वाई है वो हमेशा एक्स पर डिपेंड करता है। देखो, अभी ऐसी होती है साउंड वेव। अभी आप बोलोगे भाई ये तो आप क्या बता रहे हो, ये तो मीडियम के परपेंडिकुलर है, और आपने बोला साउंड वेव्स तो लॉन्गिट्यूडिनल है। भाई देखो, दोनों वेव्स को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तब आप ऐसा ही ग्राफ निकालते हो। देखो, मैं आपको बताऊं, पहले ट्रांसवर्स वेव के लिए देखो, ट्रांसवर्स वेव मीडियम के परपेंडिकुलर, उसका पार्टिकल जो मीडियम के परपेंडिकुलर मूवमेंट करता है, तब वो इस मेन पोजीशन से इधर जाता है। मतलब ये मेन पोजीशन ऊपर गया, फिर नीचे आता है, तो ये नीचे आया, ये ऊपर गया फिर से, तो ये नीचे भी आया। ये पार्टिकल की मूवमेंट दिखाता है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल में देखो, लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल ऐसे मतलब मीडियम के पैरेलल मूवमेंट करता है। अभी ये पार्टिकल, इसकी ये मीन पोजीशन, देखो पहले ये पता देता हूं। मीन पोजीशन एक फिक्स पोजीशन है जहां पे पार्टिकल सेटल है वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के पहले। मतलब कोई पार्टिकल यहाँ पे खड़ा है, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, चौथा पांचवा, ये ऐसे पार्टिकल यहाँ पे खड़े हैं, तो ये अभी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं कर रहे। और जब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट नहीं कर रहे और जब वो वहां खड़े, वो उनकी मेन पोजीशन होगी, मतलब एक फिक्स पोजीशन। वही ट्रांसवर्स वेव्स में मैंने क्या बताया, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से ऊपर जाता है, तो ऊपर गया तो ये ऐसा पहाड़ बना। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहाड़ बना, फिर से उस मेन पोजीशन पे आया तो यहाँ तक, तो फिर से नीचे गया तो नीचे पहाड़ गया, फिर से मेन पोजीशन पे आया तो इस लाइन पे फिर से आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंट। देखो, इस लाइन पे फिर से मेन पोजीशन में आया तो फिर से ऊपर गया तो पहाड़ बना, फिर से नीचे, ऐसा समझ गया। और वैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देखो, ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ से ऐसे गया, नहीं पहले तो पार्टिकल ऐसे मूव करता है, इस तरह दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव करता है। तो देखो, ऐसे पार्टिकल गया, तो जब पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के पास जा रहा है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, जब पार्टिकल पास जाते हैं तो कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन में हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी होती है। तो देखो, यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। जब पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाएगा तब हाई प्रेशर होगा, तो ऐसा पहाड़ बनेगा। और जब पार्टिकल दूर जाएगा तो लो प्रेशर होगा। फिर से दूसरा पार्टिकल फिर से पास जाएगा तो वो हाई प्रेशर होगा। समझ गए? इधर तक आप समझ गए। ये तो बात आपकी क्लियर होगी कि भाई ऐसा नहीं है कि ट्रांसवर्स वेव के लिए यही ग्राफ बनेगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव को भी बनता है। पर कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ये भी मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो, इस ग्राफ में क्या क्या होता है। पहले तो ये जो पहाड़ बने हुए स्ट्रक्चर है, ये दो पहाड़ बने हुए स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रस्ट। इनको बोलते हैं, देखो 2 मिनट, देखो इनको बोलते हैं क्रस्ट। और ये नीचे झुका हुआ पहाड़, देखो ये ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे झुका वाला, ये इसको बोलते हैं ट्रो बोलते हैं, ट्रो। समझ गए? ऊपर वाले को क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रो। और ये डिस्टेंस तो सबको मालूम होगा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, एम्पलीट्यूड इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। एम्पलीट्यूड कहते हैं
और एक यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, और इसको एक स्पेशल स्पेशल मीटर से डिनोट किया जाता है, इसको कहते हैं लैम्बडा। ये होता है लैम्बडा, मैं बताऊंगा आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, समझ गए। और ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें बहुत सारी चीजें, और वो चीजें अभी मैं नहीं बता, बाद में सीखूंगा तब बताऊंगा, समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साउंड का, और ये कुछ टर्म से, ये जैसे क्रस्ट, और ये वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गई, थ्रो हो गया, ये सब चीजें बता दी मैंने। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ ग्राफ ऑफ साउंड। देखो टर्म ऑफ ग्राफ ऑफ साउंड, ये अभी हम पढ़ेंगे। जो टर्म्स मैंने बताए उनके बारे में पढ़े। देखो इसी कुछ डायग्राम में थी साउंड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ये क्रस्ट, ये ट्रोप मैंने आपको बताया अभी, अभी इनके बारे में पढ़ना। देखो पहले तो आता है हमारा क्रस्ट। क्रस्ट है क्या? ये क्रस्ट किस वजह से रिप्रेजेंट किया? इट इज, देखो इट इज हाई, इट इज हाई डेंसिटी एंड प्रेशर रीजन। देखो रीजन, ये क्या बोल रहा है? इट इज हाई डेंसिटी एंड प्रेशर रीजन, मतलब ये जो क्रस्ट है, ये पहाड़, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? जब वेव्स ट्रेवल करेंगी तब पार्टिकल्स पास आएंगे, तब डेंसिटी और प्रेशर हाई होगा, तो वो जो रीजन है उसको रिप्रेजेंट करता है क्रस्ट, समझ गए। मतलब अगर साउंड वेव्स प्रोपोगेट कर रही तो पार्टिकल पास आ गए, पार्टिकल पास आ गए, और यहाँ पे हुआ कंप्रेशन, जिसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, हाई रीजन और हाई, मतलब सॉरी इस ऐसा रीजन जिसमें हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर। असल में क्या है? कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला रीजन है कंप्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल की पास आते हैं, और जो रीजन हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर का हो उसे कहते हैं कंप्रेशन। और कंप्रेशन को इस क्रस्ट से डिनोट किया जाता है, जो ऊपर वाला पहाड़ है। देखो अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्रो हो गया, ट्रो, नेक्स्ट हमारा ट्रो है। अभी ट्रो इसका उल्टा, इट इज लो डेंसिटी एंड प्रेशर रीजन, इसको बोलते हैं हम रेयरफैक्शन। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, रेयरफैक्शन, जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, टक्कर देके फिर से वापस दूर दूर, वहां पे रेयरफैक्शन होता है। यहाँ पे लो डेंसिटी और लो प्रेशर होता है, इसलिए इसको नीचे झुका देते हैं, क्योंकि ये रेयरफैक्शन कम डेंसिटी ना, इसलिए नीचे झुकाता है। तो इसकी ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा प्रेशर है तो ऊपर झुका, ऊपर कर दिया उसको, समझ गया। और देखो अभी आता है हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अभी किसे कहते हैं? ये जो है डिस्टेंस, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखो इसके लिए मैक्सिमम, क्या बोला मैंने? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल टू इट्स मेन पोजीशन, टू इट्स मेन पोजीशन। देखो इसको और ए से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला ए से। देखो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब नहीं सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल के मेन पोजीशन से। मतलब समझो कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी कोई पार्टिकल यहाँ पे करा, मैंने इसको एनर्जी दी तो यहाँ गया वो पहले, तो यहाँ गया, तो देखो यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो पार्टिकल के पास जा रहा है, तो कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब क्रस्ट प्रोड्यूस हुआ। अभी यहाँ से वो यहाँ गया, तो वो अपनी मेन पोजीशन से दूसरी जगह गया, तो उस जगह से और जहां उसकी मेन पोजीशन थी, उनका दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही होता है एम्पलीट्यूड, वही होता है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड इस क्रस्ट के, मतलब जो क्रस्ट होता है, जो क्रस्ट होता है, इस
क्रस्ट से मैक्सिमम डिस्टेंस जो मीन पोजीशन है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन होती है, मीन पोजीशन होती है, और इस मीन पोजीशन से क्रस्ट तक जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। समझ गए दोस्तों? एम्पलीट्यूड क्या है? जो पार्टिकल है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, पर वो कितना जा रहा है, कितनी मूवमेंट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन से, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ गए दोस्तों? इसको हम अभी डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम, इसका यूनिट होगा मीटर, मीटर में ही बोलेंगे क्योंकि लेंथ है भाई, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है इसकी। अभी देखो और एक ये वेवलेंथ, मैंने आपको बताया शुरुआत में, वेवलेंथ जिसको हम ग्रीक लेटर से लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? ये वेवलेंथ अभी आप देखेंगे। और एक बात एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड डिसाइड एक पॉइंट है, लिख लो, लाउडनेस ऑफ साउंड, ये पॉइंट है, लिख लो आप। एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है? लाउडनेस डिसाइड करता है साउंड की। लाउडनेस हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये पॉइंट आप लिख लो। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा मतलब जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगा। ये बात लिख लो, हम आगे पढ़ेंगे लाउडनेस क्या होता है। अभी देखो वेवलेंथ ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। अभी हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट जो है वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू crest और the distance between two row। देखो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस, उसको कहते हैं वेवलेंथ। इट इज डिनोट बाय लैम्बडा, ग्रीक लेटर लैम्बडा से डिनोट करते हैं। यूनिट है इसका वही मीटर, क्योंकि लेंथ है ना भाई, मीटर या किलोमीटर, इसका भी मीटर या किलोमीटर। समझ गए? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रो, दो क्रस्ट और दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस होता है, वही होता है हमारा वेवलेंथ। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से कर लेना, ये भी आप अच्छे से पढ़ लो। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। समझ गए? देखो क्रस्ट क्या होता है? इट इज हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर रीजन, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन। जो पहाड़ बनता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वही होता है क्रस्ट। और ये किसको डिनोट करता है? कंप्रेशन को। और ट्रो रेयरफैक्शन को। इट इज लो डेंसिटी एंड प्रेशर रीजन, मतलब रेयरफैक्शन। ये ट्रो रेयरफैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है एम्पलीट्यूड से क्रस्ट तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए, वही ये दर्शाता है। और वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ मतलब हमारी जो वेव है उसकी ही लेंथ होती है। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में टू क्रस्ट या टू ट्रो के बीच का डिस्टेंस जो होता है उससे रिप्रेजेंट की जाती है। समझ गए उसको? समझ गए? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। हमारे सेकंड टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेशन। अभी साउंड की बात करें तो इसकी बात ना करें तो साउंड की बात पूरी नहीं हो सकती। देखो ऑक्सीलेशन होता है क्या? जब ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, समझो वो यहां गया बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हुए, फिर से यहां आया और फिर से यहां गया, बाद में फिर से आया। मतलब पहले यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। इसलिए इधर भी गया और फिर इधर, फिर सेंटर में आया, फिर इधर गया और फिर सेंटर में आया। मतलब दोनों साइड घूम के आया, फिर बाद में सेंटर में आया। तो उसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन। इसको बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन। और इसको मतलब अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मतलब वाइब्रेशन। और इसको मैंने देखो पहले लेक्चर में मैंने इसको अलग नाम दिया, अलग नाम भी था,
जो था ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन, या भूल गए होंगे, वाइब्रेटिंग मोशन भी कहते थे और ऑक्सिलेटरी मोशन भी कहते थे ऑब्जेक्ट के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए। तो इसके एक चक्कर जो आगे भी जाना पीछे भी जाना और फिर सेंटर में जाना, उसके एक चक्कर को बोलते हैं एक ऑक्सिलेशन, क्योंकि इसकी ये ऑक्सिलेटरी मोशन भी है और वाइब्रेटिंग मोशन भी। ज्यादातर इसको वाइब्रेटिंग मोशन से जाना जाता है क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है इसलिए। और जब ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, और जब ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हुए एक बार आगे भी गया और एक बार पीछे भी गया और फिर मेन पोजीशन में आया, तो आगे फिर मेन पोजीशन, फिर पीछे, फिर आगे। तो देखो यहां भी गया फिर से सेंटर में आया, यहां भी गया फिर से सेंटर में आया, मतलब दोनों साइड घूम के आया, तब उसको बोलते हैं वन ऑक्सिलेशन। वन ऑक्सिलेशन, वन ऑक्सिलेशन, समझ गए? वन ऑक्सिलेशन। जब ऑब्जेक्ट, जब साउंड प्रोड्यूस होती है, जब साउंड प्रोड्यूस होती है तब साउंड देखो, साउंड वेव्स को किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वो मीडियम के सॉरी पैरेलल प्रोपगेट करेगी, मतलब पैरेलल मूवमेंट करेगा उसका पार्टिकल। तो जब वो मूवमेंट करेगा तब वो इस साइड जाएगा, फिर से सेंटर में आएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर से सेंटर में आएगा, तो वो हो गया उसका वन ऑक्सिलेशन, समझ गए? और जो ग्राफ है उसमें कितना ऑक्सिलेशन होता है पता है? एक क्रस्ट और एक ट्रो, एक क्रस्ट और एक ट्रो। मतलब पहले देखो क्रस्ट, क्रस्ट मतलब कंप्रेशन, बाद में ट्रो मतलब रेयरफैक्शन। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, पार्टिकल पहले यहाँ आ गया, पार्टिकल पहले यहाँ आ गया, तो देखो पास वाले पार्टिकल के पास गया, तो यहाँ पे दोनों पास आ गए, तो कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन हुआ। बाद में फिर से वो मेन पोजीशन पे आया, मेन पोजीशन पे, फिर से मेन पोजीशन पे आया, और बाद में फिर दूर गया, उस पार्टिकल के दूर आ गया, उस पार्टिकल के दूर आया, तो फिर रेयरफैक्शन हुआ, और रेयरफैक्शन हुआ, फिर से मेन पोजीशन पे गया, तो फिर से मेन पोजीशन पे गया। एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये जो लाइन होती है ग्राफ में, ये होती है मेन पोजीशन। तो देखो रेयरफैक्शन सॉरी कंप्रेशन हुआ, तो फिर बाद में मेन पोजीशन पे यहाँ पे आया। तो देखो ग्राफ में कंप्रेशन, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन होगा, तो वो होगा एक ऑक्सिलेशन, एक ऑक्सिलेशन, ऑक्सिलेशन। और प्रैक्टिकल में हम जब बात करें पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से ऑक्सिलेशन कैसे होता है, तब हम बात करें तो पार्टिकल एक बार दोनों साइड मूवमेंट करेगा तब होगा ऑक्सिलेशन। एक मतलब एक साइड उधर और एक साइड उधर मूवमेंट करेगा, बाद में मेन पोजीशन पे आएगा तब होगा ऑक्सिलेशन। समझ गए दोस्तों? चलो मैं दोनों साइड की डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए, वैसे तो निकालना नहीं चाहिए पर जिनको ड्राइंग बनाने में अच्छा लगता है वो निकाल सकते हैं। चलो अभी मैं दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ, ग्राफ में कैसा ऑक्सिलेशन होता है और प्रैक्टिकल में जब पार्टिकल असल में मूव कर रहा है तब ऑक्सिलेशन कैसा होता है। देखो देखो ये प्रैक्टिकल में लिख देता हूं, मतलब असल में पार्टिकल मूव कर रहा होगा प्रैक्टिकल में, असल में। और एक ग्राफ देखो, दो वन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल is complete, then it is said the one oscillation is complete, one oscillation is complete। समझ गए? द वन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट मतलब एक बार आगे भी गया और एक बार पीछे भी गया, दोनों काम किए और फिर बाद में मेन पोजीशन पे आया, तो उसको बोलते हैं वन बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज कंप्लीट। वो जब पूरी हो गई तो हम बोल सकते हैं कि उसका एक ऑक्सिलेशन भी कंप्लीट हो गया। और ग्राफ में देखो, द वन वन crust and one row is complete, then one oscillation
इज ऑल्सो कंप्लीट, ऑल्सो कंप्लीट। देखो एक क्रस्ट और एक टो जब कंप्लीट होगा तब एक ऑक्सीलेशन भी कंप्लीट होगा। ग्राफ में देखो एक क्रस्ट और एक ट्रो जब कंप्लीट होगा तब यहाँ पे एक ऑक्सीलेशन भी कंप्लीट होता है। और इधर पार्टिकल एक बार इधर जाएगा और फिर मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ और फिर मीन पोजीशन पे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होता है। समझ गए दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है क्या? देखो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इट इज टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड है क्या? ये टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब समझो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यहाँ पे वो यहाँ गया, फिर से मेन पोजीशन पे आया, और फिर यहाँ गया, फिर से मेन पोजीशन पे आया, मतलब उसका वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ, मतलब उसका वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ, वन ऑक्सीलेशन उसका कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ग्राफ में देखो क्रस्ट और एक ट्रो, इधर भी वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ। अभी ये वन ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा है उसको एक कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब समझो ऑब्जेक्ट को यहाँ तक जाने के लिए और फिर से इधर आना, फिर से इधर जाना और फिर से इधर आना, मतलब एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए, एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए समझो इसको 5 सेकेंड लग रहे हैं। तो टाइम पीरियड हो गया 5 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हो गया 5 सेकेंड। अगर समझो इसको इसी पार्टिकल को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कंप्लीट करने के लिए बाद में 0.1 सेकेंड लगा, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड भाई 5 ही सेकेंड हो, 1 ही सेकेंड हो या 2 ही सेकेंड हो, ऐसा नहीं। यहाँ पे भी देखो अगर एक क्रस्ट और एक ट्रो कंप्लीट करने के लिए, एक क्रस्ट और एक ट्रो कंप्लीट करने के लिए इस एक पार्टिकल को समझो 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा नहीं लगता पर समझो 1 घंटा लग रहा है, तो ये हो गया उसका टाइम पीरियड। और बाद में इसी पार्टिकल ने एक क्रस्ट और एक ट्रो सिर्फ 0.01 सेकेंड में कर लिया, 0.01 सेकेंड में कर लिया, तो ये भी हो जाएगा टाइम पीरियड। समझ गए? टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम लग रहा है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, कितना, हाउ मेनी टाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, हाउ मेनी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इस टाइम पीरियड। समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक के ऊपर बढ़। देखो तो अभी हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने तो सुना ही होगा। फ्रीक्वेंसी देखो स्पीड पे द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट इन 1 second, it is frequency, it is frequency। देखो दोस्तों ये क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीट इन 1 second, इट इज फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। देखो टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड था कि भाई कितना टाइम लग रहा है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में, कितना टाइम लग रहा है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी अलग ही है भाई, फ्रीक्वेंसी अलग ही। फ्रीक्वेंसी क्या बोल रही है कि भाई 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं। समझो टाइम पीरियड की बात करें तो समझो किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड है जो है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड ले रहा है वो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए 0.1 सेकेंड है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, कितने ऑक्सीलेशन हो रहे हैं कंप्लीट इन 1 सेकेंड। यहाँ पे एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए 0.1 सेकेंड लग रहा है, तो कितने ऑक्सीलेशन होंगे 1 सेकेंड में? कितने ऑक्सीलेशन होंगे 1 सेकेंड में? देखो फिर 0.1 सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में होंगे 10 ऑक्सीलेशन, 10 ऑक्सीलेशन, तो वो होगी फ्रीक्वेंसी। समझ गए? टाइम पीरियड में क्या होता है? टाइम पीरियड में
टाइम लिमिटेड नहीं रहता, टाइम कितना भी लो, पर एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना भी टाइम लो, ये होता है टाइम पीरियड। पर फ्रीक्वेंसी में टाइम लिमिटेड है, सिर्फ एक ही सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रही है। एक सेकंड में फिर समझ लो आधा ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है तो आधा ले लो, क्या 0.1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है तो वही ले लो। और एक सेकंड में कितना कंप्लीट हो रहा है वही चाहिए हमको, ताकि कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड में कितना पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से जा रहा है दूर, उतना ही चाहिए, उतना ही लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। फ्रीक्वेंसी वाली कुछ नहीं लेंगे, पर टाइम पीरियड वाले क्या, भाई सिर्फ बताओ पार्टिकल का एक ऑक्सीलेशन कितने टाइम में हो रहा है, वो हम लेंगे, वो होगा टाइम। समझ गए, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये है फ्रीक्वेंसी और ये है टाइम पीरियड। अभी ये तो आप समझ गए, समझ गए, ये तो आप समझ गए। अभी आपसे एक रिलेशन निकल के आता है, यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है। देखो टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ, अगर टाइम पीरियड मैंने ज्यादा ले लिया, टाइम पीरियड ज्यादा ले लिया, मतलब सोचो एक पार्टिकल को अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए, एक पार्टिकल को अपना एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड। और समझो अभी देखो, एक पार्टिकल को अपने एक ही ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए कितने सेकेंड लग रहे हैं, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लग रहे हैं। और अभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो एक पार्टिकल को एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो देखो 10 सेकेंड में एक हो रहा है, तो 1 डिवाइड बाय 10 कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखो 10 सेकेंड में एक हो रहा है, तो हमको चाहिए एक सेकेंड में कितना हो रहा है, तो x मान रहा हूँ इसको मैं, तो 10x इक्वल टू 1, तो 1/10 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 0.1, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। फिर से बताता हूँ, देखो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, टाइम पीरियड में क्या है, टाइम पीरियड अभी 10 सेकेंड है, मतलब अब पार्टिकल 10 सेकेंड ले रहा है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब एक सेकेंड में पार्टिकल कितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो वो होगा 0.1। यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम होगा, टाइम पीरियड ज्यादा और फ्रीक्वेंसी कम होगा। अभी उल्टा कर देते हैं, अभी 10 फ्रीक्वेंसी 10 ले लेते हैं और निकालते हैं हम टाइम पीरियड। देखो फ्रीक्वेंसी 10 ले ली, मतलब एक सेकंड में 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहे भाई, फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी 10 ली, तो एक सेकंड में 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहे। अभी फिर एक ऑक्सीलेशन कितना टाइम ले रहा है, देखो 10 ऑक्सीलेशन एक सेकंड में, फिर हम माने 0.1 सेकंड माने, तो देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, मतलब टोटल 10 ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए 0.1 सेकंड लग रहा है, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड 0.1 सेकंड। इधर हमने फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर दिया तो टाइम पीरियड कम हो गया। यही रिलेशन आपको समझा रहा हूँ, यही रिलेशन आपको मैं समझाना चाहता था। यही जब टाइम पीरियड ज्यादा होगा तब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब टाइम पीरियड ज्यादा होगा। इसलिए ये दोनों फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली proportional टू टाइम पीरियड, इसलिए फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। एफ फ्रीक्वेंसी एफ को एफ से डिनोट करता हूँ, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ये बताना भूल गया था। और फ्रीक्वेंसी को भी एक अलग ही यूनिट है जो है ऐसा म्यू, जिसको बोलते हैं हम म्यू, वो भी बता देता हूँ, म्यू जिसको बोलते हैं हम म्यू ही बोलते हैं। ऐसा निकालते हैं, मतलब ठीक से ऐसा तो नहीं निकालते हैं, वो देखो ऐसा कुछ होता है, ऐसा आप भी निकालो, पर वी की जो इधर की साइड होती है वो ऐसा कर्व कर दो, वी ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है, समझिए ऐसा होता है, समझ गए। ये होता है न्यू होता है, इसको फ्रीक्वेंसी का ये सिंबल है, समझिए। वी निकाला, सिर्फ वी की एक डांडी जो इधर की लेफ्ट साइड वाली वो होती है उसको कर्व कर देना, ये होता है न्यू। तो ये रिलेशन मिल गया है हमको, वो इसी रिलेशन से हमने एक फॉर्मूला भी बनाया जो होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड
1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड है उसके मतलब 1 अपॉन जो भी टाइम पीरियड होगा वो। समझ गए? जैसे हमने निकाला था टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, मतलब एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने 10 सेकंड लग रहा है, तो 1/10 कितना हुआ? 0.1, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? अगर टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड है तो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी 10 थी, देखो 1/0.1, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, और 10/1 कितना होता है? 10, तो फ्रीक्वेंसी 10। समझ गए? 1 अपॉन टाइम पीरियड ये फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो न्यू, न्यू कहते हैं इसको, इस सिंबल को न्यू कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, ऐसी होती है, इसकी स्पेलिंग अलग है भाई, जो ग्रीक लेटर है ना भाई। 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को आप कैपिटल टी से भी डिनोट कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों? ये होता है फ्रीक्वेंसी। समझ गए तो कमेंट में जरूर बताना कि लेक्चर और चैप्टर बहुत समझ में आ रहा है। और इसके साथ इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3 को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट जरूर करना कि वीडियो किस तरह है इस चैप्टर के। चलो चलता हूँ।